दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड। और चैप्टर नंबर सेकंड जो है, इस चैप्टर नंबर सेकंड की इंपॉर्टेंट बातों को हम पढ़ेंगे। और इसके जो दो पार्ट थे वो पहले से अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हो। पार्ट नंबर थर्ड है ये, और इस थर्ड पार्ट में दोस्तों हम इस चैप्टर के बहुत मेन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें और ध्यान से समझें। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्या मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण है? तो क्या हुआ था दोस्तों, 19वीं शताब्दी में जब इतिहासकारों ने भारत के प्रारंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू करी, यानी कि प्रारंभिक जो भारत था उसके इतिहास की रचना शुरू हुई थी, तो ऐसे में जो मौर्य साम्राज्य था वो बहुत मेन समय माना गया, यानी मुख्य काल माना गया। और आपको पता है इस टाइम पे भारत गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था। तो इस टाइम पे इतिहास लिखने की कोशिश की गई थी। तो ये जो मौर्य काल था ये अद्भुत कला का साक्ष्य है, मतलब बिल्कुल अद्भुत कला के सबूत मिले यहाँ से। क्या मिले हैं? जैसे कि हमें पता है कि यहाँ से मूर्तियां मिली हैं। ये मूर्तियां जो हैं इस मौर्य साम्राज्य की पहचान बनी हुई हैं। यहाँ से अभिलेख मिले हैं। अभिलेख जो थे वो दूसरों से अलग थे। अभिलेख क्या होते हैं दोस्तों, कि पत्थरों जो होते हैं, पत्थरों पे खुदवाकर, ठीक है, उस पे कुछ लिखना, यह अभिलेख था। पत्थरों पे, ताम्र पत्तों पे भी लिखा जाता था, वो भी अभिलेख ही होते थे। यानी अपने संदेशों को उत्कीर्ण करवाया जाता था, उस पे लिखवाया जाता था। तो इसी से एक पता लगता है एक बात का, कि अशोक जो था एक महान शासक था, ठीक है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके अनुसार अशोक को महान शासक नहीं माना जाता। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार उसको क्रूल, एक मतलब निर्दयी व्यक्ति माना जाता है, ठीक है, अशोक को। लेकिन बौद्ध ग्रंथ और जो दूसरे ग्रंथ है उसके अकॉर्डिंग जो अशोक सम्राट अशोक थे उसको एक महान शासक माना जाता था। तो मौर्य शासन जो था ये ज्यादा समय तक नहीं चला, लगभग 150 वर्षों तक चला। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना करी, फिर बिंदुसार, बिंबिसार जो था, बिंदुसार, उसके बाद फिर अशोक, और अशोक के बाद कोई अच्छा उत्तराधिकारी ना होने के कारण कुछ भी मतलब अच्छे से नहीं चल पाया। लगभग 150 सालों तक चला, लेकिन 150 सालों में इसने बहुत कुछ दिया। तो यहां से हम इसे मानते हैं। आगे देखते हैं अगर हम, तो यहां से दोस्तों एक और बात है इंपॉर्टेंट, की दक्षिण जो था, दक्षिण के राजा और सरदार, इनके बारे में बताना था। कि जो दक्षिण भारत है इसके बारे में आपको पता है कि हम मैप में जब देखते हैं तो ये जो हिस्सा आता है ये दक्षिण भारत का आता है, और ये श्रीलंका है, इस तरीके से है। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये दक्षिण भारत में आता है, नीचे हमारे नक्शे में। तो यहाँ पे तमिलनाडु की बात कर लें, आंध्र प्रदेश की बात कर लें, केरल की बात कर लें, तो ये सारे यहाँ पे आ जाते थे। और आपने सुना होगा चोल शासक, ये जो चोल शासक थे ये बहुत ज्यादा मशहूर थे, बहुत ज्यादा फेमस थे। किस लिए फेमस थे? ये फेमस थे मंदिर के निर्माण के लिए। इन्होंने ना दक्षिण भारत में इतने मंदिरों का निर्माण करवाया, हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा मंदिरों का। इस टाइम पे फिर चेर और पांडे जैसी सरदारियों का भी उदय हुआ था। ये राज्य जो था समृद्ध था, समृद्ध मतलब अमीर था, इनके पास पैसे वैसे की कोई कमी नहीं थी, और स्थायी थे। जैसे मौर्य शासन 150 सालों तक चला, हमने ये पढ़ा, लेकिन ये इससे ज्यादा लंबे समय तक रहे, इसलिए इसको स्थायी कहा गया। अब यहाँ से एक चीज ये आती है कि ये जो सरदार सरदारी जो हम पढ़ रही है क्या, क्या होता है, मतलब इसका मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले ये थोड़ा सा पढ़ देते हैं। और एक चीज ये याद रखना कि प्राचीन जो थे तमिल संगम, तमिल संगम क्या थे? संगम ना दक्षिण भारत में जो कवि वगैरह होते थे उनकी एक मीटिंग होती थी, उसको संगम कहा जाता था। उसमें अपने साहित्य वगैरह रखे जाते थे, अपनी कविताएं वगैरह जो भी है, तो उसको ना संगम साहित्य कहा गया। तो तमिल संगम ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। सरदार जो थे, सरदार राजा लंबी दूरी के व्यापार से राजस्व जुटाते थे। कैसे टैक्स जुटाते थे? ये लंबी दूरी के व्यापार से, उससे मतलब टैक्स वगैरह इनको मिल जाता था। इनमें सातवाहन राजा भी थे। सातवाहन राजा आपने पढ़ा होगा दक्षिण भारत में थे, दक्षिण भारत। अब ये तो दोस्तों हमने पढ़ लिया। अब मैं कह रहा था आपको सरदार और सरदारी। तो ये देखो सरदार और सरदारी क्या है। सरदार और सरदारी, सरदार एक ताकतवर व्यक्ति होता था जिसका जो पद होता था वो वंशानुगत भी हो सकता था। यानी वंशानुगत का मतलब है कि जैसे कि मान लो कोई पिता है, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, उसका बाद उसका बेटा बनेगा, तो ये वंशानुगत है। यानी जो ये सरदार का पद होता था वो वंशानुगत भी हो सकता था और वंशानुगत नहीं भी हो सकता था। देखो यहाँ पे लिखा है नहीं भी हो सकता था। इसके जो सरदार के जो सरदार जो ताकतवर व्यक्ति है उसके जो समर्थक होते थे वो उसके खानदान के लोग होते थे, यानी उसके परिवार के लोग होते थे। सरदार के कार्यों में विशेष मतलब मेन जो काम था सरदार का वो था अनुष्ठान का संचालन। अनुष्ठान जो पूजा पाठ वगैरह होती थी दोस्तों, ये।
और युद्ध जब हो जाए तो युद्ध के समय नेतृत्व करना, यानी मेन जो नेता बन के चलता था आगे वो सरदार रहता था। विवाद, मान लो कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसको सुलझाने में मध्यस्थता करवाता था, उसमें इसकी भूमिका होती थी। वे अपने अधीन लोगों से, जो भी उसके अंडर में आते हैं, अधीन आते हैं, उनसे भेंट लेता था। यानी भेंट का मतलब है पैसा, टैक्स वसूली, लगान या गिफ्ट, जो भी कह लो आप। जबकि राजा लगान वसूली करते थे, राजा जो थे वो लगान वसूली करते थे, ये भेंट लेते थे। भेंट का मतलब गिफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। एवं अपने समर्थकों में से उस भेंट का वितरण करता था, और वो जो भेंट में मिलता था इनको, उसी चीज को अपने समर्थक जो लोग होते थे इनके, उनको ये वितरित बांट दिया जाता था। सरदारी जो होती थी उसमें प्राय कोई स्थायी सेना अथवा अधिकारी नहीं होते थे, कोई परमानेंट सेना वगैरह इनके पास नहीं होती थी, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा होता था तो सारे मिल जाते थे, साथ जाते थे। तो दोस्तों ये था इनका प्रोसेस। आगे चलते हैं। दैविक राजा। अब ये दैविक राजा क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो देवी देवताओं की पूजा से राजा उच्च स्थिति हासिल करते थे। कि राजा क्या करते थे, अपने आप को ना भगवान के तुल्य बताने की कोशिश करते थे। देवी देवताओं की पूजा करते थे, पूजा करवाते थे, बड़े लेवल पे पूजा होती थी, सबको बुलाया जाता था इस तरीके से। और राजा मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं ऊंचा दिखाना चाहता था। कुषाण जो शासक होते थे उन्होंने ऐसा करा, कुषाण जो राजा थे उन्होंने ऐसा करा। अगर हम बात करें यूपी, यूपी में मथुरा एक जगह है, मथुरा के पास एक माट है, माट में एक देव स्थान है। देव स्थान दोस्तों वो होते थे जो कुछ पवित्र स्थान होते थे, जहाँ पे भगवान के मंदिर वगैरह होते थे, जहाँ पे पूजा वगैरह होती थी, उसे देव स्थान कहते थे। तो ये जो देव स्थान था, यहाँ पे कुषाण राजाओं ने क्या करा, विशाल काय मूर्ति स्थापित करी, बहुत 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 बड़ी मूर्ति स्थापित करी, ठीक है, इसीलिए इसको विशाल काय कहा गया। तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि ये अपने आप को कहीं ना कहीं भगवान के नजदीक बताना चाहते हैं, जनता के प्रति उनके उनके मतलब मन में अपने लिए बातें लाना चाहते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं भगवान के तुल्य बताना चाहते हैं, इस तरीके से। अगर बात करें अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में भी ऐसा ही हुआ, वहां पे भी बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित की गई थी। और फिर क्या होता है, इन मूर्तियों के माध्यम से राजा जो थे, राजा जी जो थे, वो खुद को देवतुल्य पेश करते थे। यानी राजा ये कहते थे कि भाई मैं तो देवता के समान हूं, कुछ इस तरीके से, या मैं देवता का भेजा हुआ फरिश्ता हूं, कुछ इस तरीके से। समझ रहे होगे आप कि मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते थे राजा। अब बात करते हैं हम आगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि चौथी सदी ईसा पूर्व में, हाँ, जो चौथी शताब्दी थी उस वक्त जो गुप्त साम्राज्य था, इनमें भी कुछ बातें थी। गुप्त साम्राज्य में क्या हुआ, गुप्त साम्राज्य का जो इतिहास है वो हमको पता लगता है साहित्य से, क्योंकि यहां से जो साहित्य मिला है उसके उससे जानकारी मिलती है। और आपको पता होगा कि गुप्त काल में ही सिक्कों का सबसे ज्यादा, सिक्कों के लिए फेमस था गुप्त काल। स्वर्ण स्वर्ण युग भी कहा जाता था, सोने के सिक्के वगैरह भी चलाए गए थे। तो ये जो सिक्के थे ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है गुप्त काल के लिए। अभिलेख भी मिले हमको, हमको क्या है कि अभिलेख भी मिले हैं गुप्त काल के। तो ये सारी ही चीजें हैं जिससे गुप्त काल के बारे में पता लगता है। मौर्य काल के बाद गुप्त काल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं अपने प्राचीन इतिहास की। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें, उदाहरण की, तो प्रयाग प्रशस्ति रचना, यानी जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है वो बहुत ज्यादा फेमस है। अब ये प्रयाग का मतलब क्या है, प्रयाग का मतलब होता है देवताओं का निवास स्थान, यानी एक ऐसी जगह जहां पे देवता रहते हो। और प्रयाग पुराने टाइम पे नाम होता था, आज के टाइम पे इसका नाम होता है इलाहाबाद, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, गंगा यमुना सरस्वती तीन नदियों का संगम कुछ इस तरीके से था, और उसको देवताओं का निवास स्थल कुछ इस तरीके से माना जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था प्रयाग। तो प्रयाग ये प्राचीन नाम है, आज के टाइम पे इलाहाबाद वगैरह है। सरस्वती नदी आपको पता है कि अब वो विलुप्त होती गई है। और तो ये हो गया। यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट क्या थी कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति लेख था ना, ये बहुत फेमस था। और ये जो था ये हरिसेन ने लिखा था। अब हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबार में राजकवि थे, और इन्होंने जो लिखा था संस्कृत भाषा का प्रयोग करा था। कौन सी भाषा का, संस्कृत भाषा का। यहाँ से देखो हमें क्या क्या पता लगा, जो गुप्त शासक हैं उनका इतिहास हमें पता लगता है साहित्य से, उनका इतिहास हमें पता लगता है उनके सिक्कों से, उनका इतिहास हमें पता लगता है उनके अभिलेखों से। और सबसे फेमस था वो प्रयाग प्रशस्ति लेख था, इलाहाबाद का जो है हरिसेन नाम के राजकवि ने लिखा था, जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में थे। समुद्रगुप्त दोस्तों एक ऐसा महान शासक था जिसने अपनी जितनी भी लड़ाइयां लड़ी थी ये कभी भी हारा नहीं था। तो ये बहुत फेमस है, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये समुद्रगुप्त वगैरह हो गया। ये संगीत प्रेमी माना जाता था कि इसे संगीत बहुत पसंद था। तो दोस्तों ये हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ये आपको बहुत अच्छा सा लगेगा, फनी सा, कि जनता के बीच राजा की छवि कैसी थी।
कि जनता के बीच राजा की छवि कैसी थी। तो क्या हुआ भाई कि कुछ हमें कहानियां मिलती हैं, कुछ जातक कहानियां, उसमें कुछ लेख मिले हैं। देखते इसके बारे में क्या था कि इसके साक्ष्य ज्यादा नहीं मिले, क्योंकि देखो जनता जो है, जनता राजा के बारे में क्या सोचती है इसके बारे में लिखित में तो दे ही नहीं सकती वो, क्योंकि भाई राजा के खिलाफ अगर कुछ भी जनता ने लिख दिया तो उससे तो राजा सजा दे देगा उसे। तो कुछ भी ऐसा लिखित में नहीं मिलता, हमेशा जो भी मिलता है राजा के बारे में लिखा मिलता है, राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिखा मिलता है इतिहास में। लेकिन जो जनता थी उसके एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलते, लेकिन कुछ कहानियां, कुछ कथाएं ऐसी है जिससे कुछ जानकारियां जरूर मिल जाती हैं। तो इसके जो सबूत हैं वो ज्यादा नहीं मिले हैं। और जातक कथाएं ये बहुत फेमस है, जातक कथाएं, इससे इतिहासकारों ने पता लगाने का प्रयास किया है कि ये जो कहानियां थी ये मौखिक थी। क्या होता था कि भाई दादा दादी जो होते थे वो कहानियां सुनाते थे अपने बच्चों को, फिर वो बच्चे कहानियां अपने बच्चों को, फिर अपने बच्चों को, इस तरीके से कहानियां फेमस थी, चलती जाती थी एक से दूसरे से, दूसरे से तीसरे को, मतलब हर कोई। आप आज भी देखते हो तो बहुत कुछ कहानियां होती हैं बहुत फेमस होती हैं जो हर कोई सुनाता रहता है। जैसे आपने वो कौवे की वो वाली कहानी सुनी होगी जिसमें वो प्यासा होता है, कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, या फिर आपने वो वाली कहानी सुनी होगी जिसमें वो एक लकड़हारा लकड़ी काटता है, उसकी जो कुल्हाड़ी होती है वो पानी में गिर जाती है, फिर भगवान आते हैं। ऐसी ऐसी कुछ फेमस कहानियां होती है ना। कैसे ये कहानियां किससे सुनी हमने, हमें हमारे माँ बाप ने या किसी टीचर वगैरह ने सुनाई होगी, किसी दोस्त ने सुनाई होगी, वो कहानी उनको किसी ने सुनाई होगी। इस तरीके से कुछ कहानियां थी जो चलती जा रही थी मौखिक रूप से। बाद में इन कहानियों को लिखा गया, लिखित रूप दिया गया, और कौन सी भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में लिखा गया। तो ये कहानी क्या थी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, देखो देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो था गंत तिंदु जातक कहानी। ठीक है, थोड़ा नाम ये अटपटे होते हैं, हमें याद करने में दिक्कत हो सकती है, आप इसको लिख के याद कर सकते हो। इसमें प्रजा के दुख के बारे में बताया गया था। क्या हुआ दोस्तों कि एक राजा था, वो राजा जानना चाहता था कि उसकी प्रजा उससे खुश है या नहीं। तो उसने रात में क्या करा, भेष बदल लिया, यानी अपनी वेशभूषा बदली, वो जो नकली रूप धारण कर लिया, दाढ़ी मूंछ लगा के, मतलब कि अलग तरीके से बन के जनता के बीच गया। जनता के बीच जाकर उसने भाई पता करने की कोशिश किया, तो उन्हें पता लगा कि भाई जो जनता थी वो बहुत दुखी थी। जनता सारे दुखों का कारण राजा को मानती थी, कहती थी भाई दिन में जो है राजा के जो अधिकारी हैं वो टैक्स जबरन वसूलते हैं, हमको परेशान करते हैं, और रात में यहाँ पे चोरी डकैती होती है, इस तरीके से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जनता के बीच में राजा की क्या छवि थी, ये बातें आपको पता लग गई होंगी। तो अच्छा टॉपिक था, आपको सारी चीजें मुझे लग रहा है कि अच्छे से समझ में आएंगी। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको हर एक चीज समझ में आए तो, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये सारे पॉइंट लिखने में बहुत टाइम लगता है, उसके बाद उसको आपके सामने एक्सप्लेन करने में बहुत मेहनत लगती है, कई घंटे लग जाते हैं एक वीडियो को अच्छे से बना पाने में। लेकिन आपको एक सेकंड लगेगा एक कमेंट करके अपना रिव्यू देने में कि आपको कैसा लग रहा है। आप लाइक शेयर जरूर करा करें वीडियो को। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आता है कि उपज बढ़ाने के तरीके, यानी कि जो फसल है उसका उत्पादन बढ़ाना है, उपज बढ़ाना है, कैसे बढ़ेगा। सोचो भाई, अच्छी सिंचाई करके बढ़ सकता है, अच्छी उर्वरक शक्ति बढ़ाकर बन सकता है, या और तरीके हो सकते हैं उससे बढ़ सकता है, ये तो हम जानते हैं नॉर्मली। तो देख, तो उस टाइम पे क्या हुआ, हल का प्रयोग, क्योंकि आज के जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते थे जो 2 मिनट में खेत को जुताई करके चले जाएं, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। हलों का प्रयोग होता था, तो हल का प्रयोग करके किया जाता था। फिर क्या हुआ था, लोहे का जो हल होता था, कुछ इस तरीके से हल होता था, और यहां पे ये जो जमीन के अंदर घुसा होता है ये हिस्सा, इसको बोला जाता है फाल। तो इस लकड़ी की फाल उतनी मजबूत नहीं होती है, लेकिन जो लोहा होता है, तो यहाँ पे क्या करा गया था, लोहा लगा दिया गया था। लोहा, जब लोहा लगा दिया गया तो वो अच्छे से जुताई कर पाता था, उससे उपज बढ़ी। ठीक है, तो लोहे की फाल लगी तब उपज बढ़ी। ऐसा छठी सदी ईसा पूर्व में गंगा कावेरी की घाटियों में हुआ था। क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता है, छठी सदी ईसा पूर्व में उपज बढ़ाने के प्रमुख तरीके बताओ। तो ये हुआ था। पंजाब राजस्थान जैसे जो अर्ध शुष्क इलाके थे, यहाँ पे फाल, जो ये लोहे की फाल का इस्तेमाल, ये 20वीं सदी के बाद शुरू हुआ, या 20वीं सदी में हुआ। पर्वतीय जो इलाके होते थे वहां पे कुदाल का प्रयोग होता था, क्योंकि पर्वतीय इलाकों में ये फाल और हल है ये कामयाब नहीं होगा दोस्तों। पर्वतीय इलाकों में ये हल कामयाब नहीं होगा। यहाँ पे कुदाल यानी जो फावड़ा जैसा होता है इस तरीके से कुछ, उससे खुदाई की जाती थी। ठीक है, और कुओं से सिंचाई की जाती थी, तालाबों से सिंचाई की जाती थी, नहरों से सिंचाई की जाती थी। तो ये सारे तरीके अपनाए जाते थे फसल की उपज को बढ़ाने के लिए। अब क्वेश्चन एक और बनता है कि जो ग्रामीण समाज था दोस्तों, इसकी विभिन्नताओं बताओ। तो उपज बढ़ने से दोस्तों सभी को फायदा नहीं मिला, जो फिर भी बहुत सारे ऐसे किसान थे जो भूमिहीन थे, यानी जिनके पास अपनी जमीन ही नहीं थी,
बड़े जमींदार लोग होते थे, इनके पास बहुत जमीन होती थी। बड़े जमींदार जो लोग होते थे, गांव में बहुत रुतबा होता था, और गांव के जो प्रधान होते थे वो बहुत ताकतवर होते थे। जमींदार होते थे बहुत ताकतवर होते थे, रुतबा होता था, पैसा होता था, हर एक चीज होती थी इनके पास। जबकि जो छोटे किसान होते थे बेचारे, वो कमजोर वर्ग के होते थे, मेहनत करते थे और कमजोर रहते थे, ना उनके पास ज्यादा पैसा होता था, ना सुविधाएं होती थी। प्रधान जो होता था, प्रधान का पद अक्सर वंशानुगत होता था। वंशानुगत मतलब पहले पिता, फिर उसके बाद उसका पुत्र, फिर उसके बाद उसका पुत्र, फिर उसके बाद उसका पुत्र, फिर उसके बाद उसका पुत्र। ये जो सिस्टम है ये वंशानुगत होता है, यानी इस तरीके से पद होते थे। अब एक चीज यहां से ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि भूमि दान और नए सम्राट ग्रामीण, ये जो आप हेडिंग पढ़ रहे हो ये वाली, ये हेडिंग ये आपकी मैंने एनसीईआरटी की बुक से ली और वैसी की वैसी लिखी है। क्यों लिखी है? क्योंकि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, जब आप एनसीईआरटी उठाओगे तो आपको सब कुछ वैसा ही मिलेगा। आप वीडियो देख के फिर आप चैप्टर पढ़ो, आपको बिल्कुल इजी लगेगा। देखो क्या था कि भूमि दान बहुत पुराने समय से ही था, यानी प्राचीन काल से ही जमीन को दान में दिया जाता था। इसके जो सबूत मिले वो अभिलेखों से मिले। अभिलेख जो होते थे पत्थरों पे लिखे जाते थे, और ताम्रपत्र यानी तांबे के पत्तों पे, ताम्रपत्र पे लिखे जाते थे। जो भूमि दान लेते थे उन्हें प्रमाण के रूप में दिए जाते थे, ऐसा माना जाता है। ये अभिलेख दिए जाते थे सबूत के लिए कि इन्होंने ये, मतलब जैसे सर्टिफिकेट टाइप का नहीं मिलता आज के टाइम पे, उस टाइम पे अभिलेख वगैरह होते थे, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं आज उस टाइम पे। फिर भूमि दान की जो बात करते हैं, भूमि दान जो होता था धार्मिक संस्था को होता था। जैसे कोई मंदिर हो गया, कोई आश्रम हो गया, या और कोई धार्मिक हो गया, मतलब उस उनको मिलता था। या फिर ब्राह्मणों को मिलता था। ब्राह्मण जो होते थे पुजारी टाइप के, पूजा पाठ कराने वाले, इनको मिलता था दान में, भूमि दान वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद देखो अधिकतर जो अभिलेख मिले हैं, सॉरी दोस्तों, अधिकतर जो अभिलेख मिले हैं वो संस्कृत भाषा में मिले हैं। कौन सी भाषा में? संस्कृत में मिले हैं। कुछ तमिल भाषा में, तेलुगु में भी हैं, लेकिन जो मोस्टली ज्यादातर जो अभिलेख होते थे वो संस्कृत में ही होते थे। बहुत कम है तमिल और तेलुगु वाले। अब यहाँ पे एक स्टोरी बताते हैं आपको। स्टोरी क्या है? एक राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो राजा थे, इनकी बेटी थी प्रभावती गुप्त। उनके पास क्या था? उनके पास संपत्ति थी, जमीन थी, और उन्होंने दान भी दिया था। लेकिन जो हमारे धर्म शास्त्र होते थे, जो ब्राह्मण ग्रंथ होते थे, संस्कृत ग्रंथ होते थे, उसमें तो क्लियर लिखा हुआ था कि जो स्त्री होती है, महिला होती है, उसका संपत्ति का स्वतंत्र अधिकार नहीं है। यानी कि उसके पास कोई स्वतंत्र संपत्ति नहीं होगी, उसके पति की होगी या फिर उसके पुत्र की होगी, कुछ इस तरीके से संपत्ति होती थी उनके पास। स्वतंत्र महिला के नाम पे नहीं होती थी। लेकिन यहां से एक अपवाद आया है कि भाई इस महिला के पास कैसे थी? हो सकता है कि ये रानी थी, शायद रानी थी इसलिए इनके पास संपत्ति रही हो, और इन्होंने क्या करा? दान भी दिया। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी दोस्तों। आपको सब कुछ मैंने बिल्कुल क्लियरली अच्छे से समझाया, एक एक पॉइंट। और इसको समझने के बाद, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, वहां से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पार्ट 3 था ये। और ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया। अगले पार्ट में हम इसको कवर कर देंगे पूरा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, लाइक करना ना भूला करो, और कमेंट जरूर करो आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ये जो बेल आइकन होता है इसको दबा दें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल पाए। धन्यवाद दोस्तों।